हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है आपका जो 2023 में होने वाला है, उससे रिलेटेड जीके और जीएस की जो श्रृंखला चल रही है दोस्तों हमारी, जिसका कोई ये सेशन नंबर 20 है। इसमें के हम 25 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उन सभी से लेकर जो भी फैक्ट बनते हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी और ये टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के आधार पर इनकी चर्चा की जाएगी। पहले इसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में दोस्तों साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों हमारा ये सेशन रोज़ शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है दोस्तों। जब तक जो क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये सेशन चलता है। यदि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। बाकी के अगर आप केवीएस, सुपर टेट, रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस और स्टेट एग्ज़ाम्स की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्यों होने वाला है दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण? तो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड जितने बार भी फैक्ट होते हैं वो भी सब यहाँ क्लियर किए जाते हैं। अगर उन फैक्ट्स को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे से ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है पहला। क्वेश्चन नंबर है पहला। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये देख लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जो अनुच्छेद दिए हैं दोस्तों भारतीय संविधान में, उसके जो भाग 3 है उसमें जितने भी अनुच्छेद दिए हैं दोस्तों, तो कितने अनुच्छेदों में आपका जो मूल अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 24। चार ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए हैं और इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों को में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर आप बता दीजिए किस में वर्णन किया गया है। अब बात आती है दोस्तों मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार हैं दोस्तों, मूल अधिकारों को कहाँ से हमारे भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो वह अमेरिका से दोस्तों शामिल किया गया है। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका के संविधान से दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये इनकी अगर संख्या की बात की जाए दोस्तों तो यह 12 से लेकर 35 तक इनको समायोजित किया गया है दोस्तों। 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनको समायोजित किया गया है दोस्तों। और भाग 3 में समायोजित किया गया है दोस्तों। कहाँ पर भाग 3 में समायोजित किया गया है? तो 22 भाग हैं दोस्तों। संविधान में कितने भाग हैं टोटल? टोटल भाग दोस्तों कितने हैं संविधान में? तो 22 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं वर्तमान में? तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अनुसूचियां कितनी हैं? 12। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 400 प्लस इसमें अनुच्छेद दोस्तों हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और जो अगर संविधान की बात करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में इसमें भाग कितने थे? तो 22 भाग थे स्टार्टिंग में। अनुसूचियां दोस्तों 8 थीं। और बना हुआ जो संविधान था उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 थी दोस्तों। कितनी थी? 395 थी। जिसमें कि आपका ये मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो लिया गया है दोस्तों, वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि यह जो अधिकार हैं उनको कहाँ से कहाँ तक। तो दोस्तों समानता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है वह कहाँ से कहाँ तक इसकी चर्चा है? तो 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की चर्चा है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्रता का, उसकी 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक चर्चा की गई है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह कौन सा है दोस्तों? तो 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी आर्टिकल लगाया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात की जाती है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता की, तो वह दोस्तों 25 से लेकर 28 तक है दोस्तों। कितने में है? 25 से लेकर 28 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है दोस्तों, वह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों को वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये आपको बताना था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि कितने, तो मैंने कहा था कि दोस्तों इसको 12 से लेकर 35 तक लगाया गया है। तो यह कितने हो जाते हैं दोस्तों? ये टोटल 24 हो जाते हैं। 24 अनुच्छेदों में इसकी बात की गई है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल का
कौन-सा शासक हर्ष का समकालीन था? जो हर्षवर्धन थे दोस्तों, उनका समकालीन बंगाल का कौन-सा शासक था आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है शशांक, ऑप्शन बी है ध्रुवसेन, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी है भास्कर वर्मा। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से आप इसका आंसर दे सकते हैं और आंसर देने का दोस्तों तरीका यही है कि दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद अगर ए सही है तो ए, या बी सही है तो बी, या सी सही है तो सी, और डी सही है तो डी। जो भी आपका सही बनता है दोस्तों, उसको फटाफट से आप यहाँ पर टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको टिक करना है, आपको आंसर कमेंट करना है दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने लाइक कर दिया उनका काफ़ी धन्यवाद, और जो भी इसको क्लास को देख रहे हैं उनका एक बार फिर से स्वागत है सभी का क्लास में। तो दोस्तों बंगाल का कौन सा शासक था जो हर्ष का समकालीन था? तो दोस्तों इसमें शशांक जो शासक था वह हर्ष का समकालीन था दोस्तों। कौन था? शशांक जो था हर्ष का समकालीन था दोस्तों। कौन? शशांक। शशांक हर्ष का समकालीन था। यह बंगाल का हिंदू गौड़ था। कौन था दोस्तों? हिंदू गौड़ शासक था बंगाल का। यह हिंदू गौड़ शासक था। यह 7वीं शताब्दी के जो अंत अंत में इसने शासन किया था दोस्तों। 7वीं शताब्दी के अंत में इसने शासन किया था, यानी 18वीं शताब्दी लगने वाली थी, उस समय का यह शासनकाल था। इसने गौड़ राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। किस राज्य की? गौड़ राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। किस राज्य की स्थापना की थी? गौड़ राज्य की स्थापना। बंगाल का पहला महान शासक था दोस्तों। ये कौन था? बंगाल का पहला महान शासक था, ग्रेट एम्परर था दोस्तों, महान शासक था दोस्तों बंगाल का। कौन था दोस्तों? बंगाल का महान शासक था। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हर्ष की। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दोस्तों वह कन्नौज थी दोस्तों। कौन सी थी? कन्नौज थी। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। और हर्षवर्धन दोस्तों जो था वो पुष्यभूति वंश का था। कौन से वंश का था? पुष्य पुष्यभूति वंश का शासक था। कौन दोस्तों? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दोस्तों कन्नौज थी। और बंगाल का कौन सा शासक था जो हर्षवर्धन के समकालीन था दोस्तों? तो वह शशांक था, जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में वह शासक बना था, जिसने गौड़ राज्य की स्थापना की थी। वह महान शासक था। और कन्नौज जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, और जो हर्षवर्धन था वह पुष्यभूति वंश से बिलोंग करता था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो कौन सा आंदोलन था दोस्तों? उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है बिजौलिया आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी आंदोलन, ऑप्शन सी है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन डी है बरदौली सत्याग्रह। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कौन सा आंदोलन था इसमें सरदार वल्लभ भाई ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भाई जो पटेल थे उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, वह कौन सा है दोस्तों? तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों वल्लभ भाई पटेल की। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी दोस्तों। क्या? सरदार की उपाधि मिली थी, जो बरदौली की महिलाओं ने उनको दी थी दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था 1928 में हुआ था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इनका जन्म किस सन में हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और यह किसान आंदोलन, ये जो इन्होंने बरदौली एक आंदोलन किया था दोस्तों, वह किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था दोस्तों? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन था। और सरदार की उपाधि जो इन्हें मिली थी दोस्तों वहीं मिली थी। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने भूमिका अच्छी तरह से निभाई थी दोस्तों। कौन सा था दोस्तों? बरदौली सत्याग्रह। कौन सा था? बरदौली सत्याग्रह। तो आंसर आपका एकदम से डी करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका निभाई थी इन्होंने दोस्तों, वह कहाँ? बरदौली सत्याग्रह में निभाई थी। दूसरी आपको बात बता दी जाए कि दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में लगी हुई है दोस्तों, उसको बताना है। और साथ ही आपको बताना है कि उस राज्य के जो सीएम है वह कौन है। तो दोस्तों इनकी जो प्रतिमा लगी हुई है कौन सी नदी के किनारे लगी हुई है दोस्तों, यह भी आपको बताना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, केवल वह स्तंभ जिसमें जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह स्तंभ कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं एक बार, और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से कमेंट करिए, जब तक मैं आपको कुछ और फैक्ट क्लियर करा देता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य कब घोषित किया था, सम्राट कब घोषित किया था? ऑप्शन ए है मस्की का लघु स्तंभ में, ऑप्शन बी है रुम्मनदेही स्तंभ में, ऑप्शन सी है क्वीन स्तंभ में, ऑप्शन डी है भाब्रू स्तंभ में। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, 4 में से आपका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो वह
अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ में बताया है दोस्तों, ये आपको बताना था। तो इसका जो अशोक दोस्तों, सम्राट अशोक हैं, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह कहाँ हुआ था, तो दोस्तों वर्तमान पटना यानी पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र यानी पटना में इनका जन्म हुआ था। और मौर्य राजवंश के सम्राट थे दोस्तों। किस राजवंश के थे, मौर्य राजवंश के दोस्तों यह सम्राट थे। और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका जो पूरा नाम था दोस्तों वो भी आपको याद रखना है। तो देवानाम प्रिया, देवानाम प्रिया इनका पूरा नाम है दोस्तों। देवानाम प्रिय अशोक का पूरा नाम है देवानाम प्रिय अशोक दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इनके जो पिता थे वो बिंदुसार थे दोस्तों। कौन थे, बिंदुसार थे। बिंदुसार इनके पिता थे। और दोस्तों मौर्य वंश की अगर बात की जाती है, मौर्य वंश की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य थे दोस्तों, उनको मिलकर इसका संस्थापक माना जाता है। किस वंश का दोस्तों, मौर्य वंश का। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था दोस्तों, कौन सा स्तंभ है दोस्तों, वह आपको फटाफट से आंसर बताना था। ए बी सी डी, चार में से कौन सा आंसर आपका सही था दोस्तों। तो यह भाब्रू स्तंभ मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ भाब्रू स्तंभ को, कि भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के थे। ऑप्शन ए है जस्टिस पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी किसान सभा। चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी मैं पहले करा चुका हूँ, यदि आप मेरे सेशंस को देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हैं तो इसका आंसर आप बताइए फटाफट से। और यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों आई बटन पे जाकर, यहाँ पर आई बटन दे रखा है, और आई बटन पे जाकर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी सेशन है दोस्तों। और आपके चैनल पर आप जाएं तो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा आपको दोस्तों बता दूं कि यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसको जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे समय रहते। और दोस्तों यहाँ पर जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और किसान सभा। किस पार्टी से जुड़े हुए थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे दोस्तों। किस पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। इनको दोस्तों शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, महरौली लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ है जो दिल्ली में है दोस्तों, कहाँ पर है, दिल्ली में है। लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था दोस्तों। महरौली जो लौह स्तंभ है दोस्तों उसका निर्माण किस सदी में हुआ था। और ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, चतुर्थ सदी में हुआ था, सप्तम सदी में हुआ था, तृतीय सदी में हुआ था या द्वितीय सदी में हुआ था। किस सदी में लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। और लौह स्तंभ दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों लौह स्तंभ दिल्ली में है, स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो किस सदी में करवाया था दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ जब तक मैं लौह स्तंभ की, कि लौह स्तंभ दोस्तों 7 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। और इसकी ये एक खासियत है दोस्तों कि जिसकी जो लोहे का, कैसे लोहे का बना है, उस पर कभी जंग नहीं आई है अभी तक, जंग नहीं आई है अभी तक इस स्तंभ पर दोस्तों। और ये किसने बनवाया था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जो मौर्य वंश का महाप्रतापी शासक था दोस्तों। तो इसका आंसर आपको बताना है, चतुर्थ सदी में बनवाया था या सप्तम सदी में बनवाया था या तृतीय सदी में बनवाया था या द्वितीय सदी में बनवाया था। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनवाया था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, वह चौथी सदी में बनवाया था। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मेहरौली, मेहरौली आपने नाम भी सुना होगा यदि आप दिल्ली जाते हो आते हो तो। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कब बनवाया था, चतुर्थ सदी में बनवाया था। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 7 मीटर की है। और इसके जो जो स्तंभ है उस पर आज तक जंग नहीं आई है दोस्तों, चतुर्थ सदी से लेकर आज तक जंग नहीं आई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित की गई है। कितना अलग क्वेश्चन है दोस्तों, कितना अजीब क्वेश्चन है। देखते हैं भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित की गई है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी शिवपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों नई दिल्ली, कोलकाता, शिवपुर, हैदराबाद, यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। किसकी बात की गई है, जो रिफाइनरी है दोस्तों, स्वर्ण रिफाइनरी यानी सोने की जो रिफाइनरी है वह कहाँ पर
स्थापित की गई है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जो जहाँ पर रहते हैं उनको ज़रूर पता होगा दोस्तों, नई दिल्ली, कलकत्ता, शिवपुर, हैदराबाद। अगर पढ़ा है आपने एक बार भी क्वेश्चन ये, तो आपको बिल्कुल पता होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, इसके बारे में जो भी जान सकते हो जानिए। तो दोस्तों जो शिवपुर रिफाइनरी आपकी है, शिवपुर रिफाइनरी स्वर्ण रिफाइनरी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। जो शिवपुर में है, शिवपुर स्वर्ण शोधनी इसको कहा जाता है दोस्तों, शिवपुर स्वर्ण रिफाइनरी इसको कहा जाता है दोस्तों। और ये एशिया की सबसे बड़ी है, भारत की भारत की दोस्तों कौन सी है, ये पहली रिफाइनरी है। और एशिया की दोस्तों, एशिया की कौन सी है दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों मुंबई में है दोस्तों। कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो भारत की पहली है, शिवपुर में है, सर शिवपुर में स्वर्ण रिफाइनरी है, और एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। 2001 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर साथ में क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अजयपाल संस्थापक थे दोस्तों। अजयपाल किसके संस्थापक थे, आपको बताना है कि अजयपाल संस्थापक थे, अलवर के संस्थापक थे, या भरतपुर के संस्थापक थे, या अजमेर के संस्थापक थे, या चित्तौड़गढ़ के संस्थापक थे। फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। अजयपाल कहाँ के संस्थापक थे, अलवर के थे, भरतपुर के थे, अजमेर के थे, या चित्तौड़गढ़ से थे। अजयपाल दोस्तों, अजयपाल के बारे में आप जान लीजिए कि अजयपाल कहाँ के शासक थे दोस्तों, और उन्होंने किसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों, अजयपाल जो संस्थापक थे, कहाँ के थे, ए बी सी डी। फटाफट से आप चार ऑप्शन में से फटाफट एक आंसर कमेंट कर दिया करें दोस्तों। तो ये जो अजमेर जो शहर है दोस्तों, उसके संस्थापक अजयपाल को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है, अजमेर शहर के संस्थापक को अजयपाल को संस्थापक माना जाता है। और अजयपाल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर दोस्तों वहाँ पर सेशंस दिए हैं, उनको जरूर देखें, आपको सभी जानकारियाँ महत्वपूर्ण मिलेंगी। चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है विकास, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गणना होती है किसमें होती है, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, और दोस्तों विकासशील राष्ट्र के रूप में, या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गणना किसमें होती है। आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, पिछड़ा राष्ट्र है क्या हमारा, विकसित राष्ट्र है क्या हमारा, विकासशील राष्ट्र है क्या हमारा, या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र है क्या हमारा। दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों हमारा जो राष्ट्र है वह विकसित राष्ट्र नहीं है अभी, विकसित राष्ट्र हमारा अभी नहीं है, पिछड़ा भी राष्ट्र हमारा नहीं है, विकास की गति की तरफ चल रहा है दोस्तों। किसकी तरफ चल रहा है, विकास की गति की तरफ चल रहा है, यानी विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में हमारा जो भारत का दृष्टिकोण है, विकास का दृष्टिकोण है, उसकी नज़रिए से भारत जो है विकासशील राष्ट्र के रूप में है, और अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में भी नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, तो किस अर्थव्यवस्था में विकास का जो स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। ऑप्शन ए है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है फटाफट से कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें स्वपोषित विकास को अपनाया गया था दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वह 5 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। और अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है दोस्तों, 2012 से लेकर 17 तक का जो कार्यकाल है दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, वह 1951 से लेकर 1956 तक का उसका कार्यकाल था। और दोस्तों तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, और जिसका कार्यकाल दोस्तों आपको बता दिया जाए तो 1961 से लेकर 66 तक का उसका कार्यकाल था दोस्तों। 1961 से लेकर 66 तक का कार्यकाल था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात आती है योजना अवकाश की। तो योजना अवकाश दोस्तों जब लगा था तो 1966 से लेकर 1969 तक वो योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब योजना अवकाश का जो क्रम है दोस्तों 12 तक ही रह गया है, 12 से आगे इसका क्रम नहीं है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, आपको बता दूं कि
स्वपोषित विकास का जो उद्देश्य था सर्वप्रथम तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। चलते हैं दोस्तों, ये थे क्वेश्चंस जो कि जीएस से रिलेटेड थे दोस्तों। किससे? जीएस से रिलेटेड। अब बात करते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। साइंस से साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कौन सा है? ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता कितनी होती है दोस्तों? फटाफट बताना है। ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता है 0 है, 10 है, 100 है या 2730 है। तो ऊष्मा चालकता दोस्तों कितनी है आपको बताना है। फटाफट से आंसर इसका बताइए दोस्तों। ये 2730 के है या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये गलत टाइप हो गया है दोस्तों, 273 डिग्री के हो गया है ये। तो ये आंसर आपको बताना है, कौन सा आंसर इसमें सही है दोस्तों। फटाफट से आंसर बताइए। ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता है कितनी है? 0 है, 10 है, 100 है या 273 केल्विन है। फटाफट से इसका आंसर बताइए दोस्तों। अब ये 3 ऑप्शन आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ये अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको टिक कर देंगे दोस्तों। आपको घुमाने के लिए वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है और आपको घुमा सकता है। उसका उद्देश्य है कि आपके दिमाग में कितना है, कितना आपने पढ़ा है, उसमें से कितना आप ठीक आंसर दे लेते हो, वह उसका उद्देश्य है दोस्तों। तो एग्ज़ाम की तैयारी अगर करनी है सटीक अच्छी तरह से, तो सारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए दोस्तों आपके। तो यहाँ पर बात की जाती है दोस्तों कि ऊष्मारोधी पदार्थ की जो चालकता होती है वो दोस्तों कितनी होती है? ऊष्मारोधी पदार्थ की चालकता जो होती है दोस्तों कितनी होती है? तो 0 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 0। ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगती है। ठीक है साहब, बस चल रही है और अचानक से ब्रेक लगती है, तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। अच्छा, ये भी सही बात है कि हाँ, धक्का लगता है आगे की तरफ। उस इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है दोस्तों? आपको फटाफट से बताना है। जब कोई बस चलती है और उस एकदम अचानक से अगर वो ब्रेक लगा देता है, तो उसमें खड़े यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो वह किसके द्वारा समझाया जा सकता है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन बी है न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी है न्यूटन का तीसरा नियम। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सापेक्षता का नियम है या न्यूटन का नियम है, पहला या दूसरा या तीसरा? फटाफट से इसका आंसर बताइए दोस्तों। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं या झुक जाते हैं दोस्तों। क्या होता है? आगे की दिशा में वह गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया है? तो किसने इसकी अवधारणा को समझाया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह है आपका न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के पहला नियम ही दोस्तों इसको समझाया जा सकता है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। न्यूटन का जो पहला नियम था दोस्तों, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन महोदय का जो पहला नियम था दोस्तों, उन्होंने ही इसकी जो अवधारणा थी वह सिद्ध की थी कि जब कोई चलती हुई बस अचानक रुकती है, तो उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ गिरने लगते हैं या आगे की तरफ धक्का लगता है या झुक जाते हैं, तो वह किसके कारण दोस्तों? जड़त्व के नियम के कारण भी वह झुक जाते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप क्या है दोस्तों? फटाफट से आंसर कीजिए। एंडोस्कोप क्या है? संकीर्ण दूरदर्शी है, कैमरा का प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए केवल 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आपको एक आंसर कमेंट करना होता है और आंसर आप कमेंट करते भी नहीं हो। जब तक आप आंसर कमेंट नहीं करोगे तब तक आप सोचोगे भी नहीं। अगर ऐसे ही देखना है आपको तो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट होते हैं, फैक्ट होते हैं, अगर आप उन्हें नोट नहीं करोगे तब तक आपको वो अच्छी तरह से याद नहीं होंगे और जब तक आंसर देने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वो आपको आंसर याद होने वाले नहीं हैं दोस्तों। तो मेरा कहना ये है कि आप आंसर देखिए, आंसर को कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद में उसका आंसर देखिए कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अगर गलत होगे तो सही होने की कोशिश करोगे, अगर आंसर दोगे ही नहीं तो गलत के गलत ही बने रहोगे। इस वजह से मेरा कहना है कि दोस्तों आंसर को कमेंट किया करें और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। 7 बजे हम आपके लिए एक सीरीज लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी है या कैमरा का प्रकार है दोस्तों? संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी है, कैमरा का प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी है या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी। एक एंडोस्कोपी जो है दोस्तों वह संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? अब कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो मैनोमीटर दाब के लिए होता है, कार्बोरेटर
आंतरिक दहन इंजन के लिए होता है, कार्डियोग्राफ हृदय गति के लिए होता है, सिस्मोग्राफ पृष्ठतल की वक्रता के लिए होता है दोस्तों। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, जो भी इसका आंसर है फटाफट से बोल दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट से इसका आंसर, क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें 3 आंसर सही होंगे और 1 आंसर गलत होगा दोस्तों। वह आंसर आपको वही टिक करना है जो आंसर आपका गलत होगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका जो आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपने आंसर कमेंट किया हो आपके लिए धन्यवाद। आपने वीडियो लाइक कर दिया है तो उसके लिए भी धन्यवाद दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है इस सेशन में। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिस्मोग्राफ, पृष्ठतल की जो तीव्रता वक्रता होती है उसके लिए यूज नहीं होता है दोस्तों। सिस्मोग्राफ का जो यूज होता है मैं आपको बता दूं तो भूकंप, आपने नाम सुना है भूकंप? जैसे कि अगर हमने कोई काम ना किया हो और उस काम को करने का हमारे ऊपर जो है इल्ज़ाम लग जाए तो हमें लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूकंप आ गया। तो भूकंप की तीव्रता, बी की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों किससे? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है दोस्तों? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। पृष्ठतल की वक्रता नहीं है। बाकी कार्डियोग्राफी हृदय गति से संबंधित है, राइट है एकदम से। कार्बोरेटर अंतर्दहन इंजन में काम आता है, एकदम करेक्ट है। और मैनोमीटर दाब के लिए आता है दोस्तों, ये भी करेक्ट है। तो चौथे का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों एकदम से डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिटकरी, सामान्य फिटकरी आ गई भैया। फिटकरी तो देखिए जब आप सेविंग करते होगे तो शायद लगाते होगे। फिटकरी तो बहुत ही अच्छा एक तुम्हारा वो है कि अगर कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पे भी आप फिटकरी लगा लेते हो दोस्तों। तो ये आपको फिटकरी, सामान्य फिटकरी, उसका सूत्र क्या होता है जैसे हम जनरली यूज करते हैं दिन प्रतिदिन, तो दोस्तों उसका सूत्र बताना है कि फिटकरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन ए, देख लेते हैं, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। दूसरा है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 0.21H2O। और तीसरा है दोस्तों K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 0.18H2O। और चौथा है K2SO4Fe2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर। आप फिटकरी तो यूज कर लेते हो, फिटकरी यूज करने के बाद में उसका आंसर आप नहीं बताएंगे तो क्या होगा? फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है आपको बताना है। अब इतना लंबा आपने याद नहीं किया है दोस्तों, है ना? तो कौन बताएगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसको याद कर लीजिए फटाफट से, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है और बिल्कुल ही एकदम अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आता है कि सामान्य फिटकरी का सूत्र बताइए या पोटास फिटकरी का सूत्र बताइए, ये आपको बताना होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर है, आपको ये याद रखना है। तो K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। ये 0.24H2O है। यहाँ पर केबल और केबल देखो 3 क्वेश्चन एक जैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर 18 है, यहाँ 21 है और यहाँ 24 है। तो दोस्तों जो 24 H2O के बराबर होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O, ये आपको याद रखना है। तो 5वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैसें युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी निकालती है। क्या करती है दोस्तों? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी निकालती है और अज्ञात गैस है। तो कौन सी है अज्ञात गैस? कौन सी है? SO2 है, NO है, NH3 है या CO है? 4 ऑप्शन है, फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए अपना आंसर, कौन सा इसका आंसर कमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों जो गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है, क्या कर देती है? लाल को नीला कर देती है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ क्या देती है दोस्तों? सफ़ेद धूल भी देती है, धुआं भी देती है दोस्तों। तो वह कौन सी गैस है? और यह गैस दोस्तों क्या है? जल में शीघ्रता से घुल भी जाती है। 3-3 गुण बता दिए दोस्तों। तो आपको क्या बताना है? इस गैस का नाम बताना है, वह गैस कौन सी है जो ऐसा 3-3 गुणों में समाहित होती है दोस्तों। यह अमोनिया है, NH3। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अमोनिया। क्या कहते हैं दोस्तों? अमोनिया। अमोनिया गैस है दोस्तों, इसमें अमोनिया अमोनिया अमोनिया। अब यहाँ पर आती है, देखो अमोनिया है जो लाल लिटमस को नीला कर देती है, एकदम करेक्ट बात है। और दूसरा है दोस्तों HCl के साथ में सफ़ेद धूम। तो दोस्तों यहाँ पर ये अमोनिया NH3 जो है आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यह जल में भी शीघ्रता से घुल जाती है, ये भी आपको पता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है पारसेक। पारसेक क्या है दोस्तों? अब पारसेक आपको बताना है कि पारसेक क्या है। पारसेक, पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है या समय की इकाई है या प्रकाश की चमक की इकाई है या फिर चुंबकीय बल की इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि पारसेक क्या है। तो पारसेक, पारसेक क्या है आपको बताना है। पारसेक को दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ पारसेक की। तो पारसेक को पीसी
स्मॉल पीसी से डिनोट किया जाता है। इसका जो साइन होता है दोस्तों, साइन होता है जो इसका, वो स्मॉल पीसी होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और पारसेक जो दोस्तों इकाई होती है वो किसकी होती है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो पारसेक है दोस्तों वह दूरी की इकाई होती है। और 1 पीसी बराबर कितना होता है दोस्तों? 30 ट्रिलियन किलोमीटर दोस्तों, 30 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है 1 पीसी। पीसी बोले तो 1 पारसेक 30 ट्रिलियन के बराबर होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और पारसेक जो इकाई होती है दोस्तों वह दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, लाल चींटियों में पाया जाता है, लाल चींटियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो लाल चींटियों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। 4 ऑप्शन है, ए एसिटिक, बी बेंजोइक, सी सल्फ्यूरिक, सी फॉर्मिक और डी सल्फ्यूरिक। 4 ऑप्शन में से फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि लाल चींटियों में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लाल चींटियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है क्या? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों लाल चींटियाँ जो होती हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? और जो अगर हमें काट लेती हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है दोस्तों। इनके काटने से हमें सूजन आ जाती है, क्योंकि वो जो फॉर्मिक एसिड होता है हमारे शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर जो इंसर्ट करता है, तो दोस्तों वहाँ पर वह क्रिया करके वहाँ की जगह को थोड़ा-सा सुझा देता है। तो दोस्तों ये जो है फॉर्मिक एसिड, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि लाल चींटियों के अंदर जो आता है वो फॉर्मिक एसिड आता है। और ये फॉर्मिक एसिड क्या है? तो यह दोस्तों कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। क्या है? कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कौन-सा है दोस्तों? फॉर्मिक एसिड कार्बनिक यौगिक है। और दोस्तों ये किस-किस में पाया जाता है दोस्तों? तो जो आपके बड़े-बड़े लंबे-लंबे बाल होते हैं ना दोस्तों, उसमें जो जुआ हो जाते हैं, जुआ जुआ उनमें भी पाया जाता है दोस्तों ये। और ये शहद वाली जो मक्खी होती है दोस्तों, मधुमक्खी जिसको कहते हैं, मधुमक्खी, शहद वाली जो मक्खी होती है मधुमक्खी, उसमें भी ये दोस्तों पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसे फॉर्मिक एसिड के जो उपयोग होते हैं वो क्या होते हैं? तो दोस्तों यह रबड़ जमाने में काम आता है, रबड़ जमाने में काम आता है दोस्तों, रबड़ जमाने में काम आता है, रंगाई में काम आता है दोस्तों। किसमें? रंगाई में काम आता है। और भी इसके कई सारे उपयोग होते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो लाल चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और यही फॉर्मिक अम्ल जुआ में भी पाया जाता है और शहद वाली मक्खियों में, यानी कि जो मधुमक्खी होती हैं उनमें भी पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है या व्यतिकरण है? फटाफट से दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए अपना। इसका आंसर क्या होगा कि जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या अपवर्तन है या प्रकीर्णन है या व्यतिकरण है? दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर से होता क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर किस काम में आती है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती है दोस्तों, सूचनाओं की जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजती है दोस्तों। ये क्या ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, सूचनाओं की जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है दोस्तों, सूचनाओं की जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। और एक संचार प्रणाली है, यह क्या है दोस्तों? यह एक संचार प्रणाली है। कैसे प्रणाली है दोस्तों? जो फाइबर आपने सुना होगा, जो फाइबर केबल होती हैं दोस्तों, आपके यहाँ पर नेट वगैरह फाइबर का जो लगा होता है उसमें बहुत सारी तारें लगी हुई होती हैं दोस्तों। क्या होता है? बहुत ज़्यादा तारें निकली हुई होती हैं, वह फाइबर केबल होती है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, यह सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। यहाँ से कोई भी ये आती है नेट लेकर, नेट वाली जो केबल होती है वो फाइबर केबल दोस्तों होती है। तो उसी को आप समझ लीजिए, तो ये आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों किस सिद्धांत पर यह काम करती है आपको बताना था दोस्तों। यह सिद्धांत पर काम करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्टिकल फाइबर किस काम करती है वह है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है, ये आपको याद रखना है। अपवर्तन पर नहीं करती है, प्रकीर्णन पर नहीं और व्यतिकरण पर नहीं करती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, लॉर्ड लिस्टर ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था या आइंस्टीन ने किया था?
फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। जो तड़ित चालक, अब बात कर लेते हैं तड़ित चालक होता क्या है। तड़ित चालक होता क्या है दोस्तों, ये हम बात करते हैं। तो तड़ित चालक जैसे होता है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है दोस्तों, कोई बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है दोस्तों ये, और यहाँ पर हमारा तड़ित चालक लगा होता है। ये ऊपर से तीर के नुमा नुकीले आकार का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भट्टे वगैरह जो होते हैं ईंट वाले, या फिर कोई बड़ी चिमनी होती है, तो उस पर एक इस तरह का ये लगा होता है, और इसको दोस्तों तड़ित चालक कहते हैं। ये इसमें होता हुआ और जमीन में अर्थ को प्रवेश करता है। तो तड़ित चालक से होता क्या है दोस्तों, कि भवनों पर जो बिजली गिरती है ना, भवनों पर जो आकाशीय बिजली गिरती है, वो उसको कंट्रोल करता है दोस्तों। क्या करता है, भवनों पर गिरने वाली आकाशीय बिजली को दोस्तों क्या करता है, ये भवनों पर गिरने वाली आकाशीय बिजली को कंट्रोल करता है, और उसको सीधा डायरेक्ट ले जाकर अर्थ में दे देता है दोस्तों। कहाँ, जमीन में उसको निकाल देता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, ये जो भवन बने हुए होते हैं, अगर इन पर बिजली डायरेक्ट गिर जाएगी तो ये चटक जाएंगे दोस्तों, क्या ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे दोस्तों। इसी वजह से यह तड़ित चालक का इस पर प्रयोग किया जाता है। और ये धातु की चालक छड़ होती है दोस्तों। क्या होता है, ये धातु की चालक छड़ होती है दोस्तों, जैसे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों, तड़ित चालक का। कि तड़ित चालक से कितनी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो चिमनियां होती हैं दोस्तों, उनमें यह ऊपर की तरफ लगाया जाता है। एक इस तरह से आपने निकला हुआ देखा होगा दोस्तों, एक निकला हुआ देखा होगा, उस पर कुछ भी लगा देते हैं। वो धातु की चालक छड़ होती है दोस्तों, और वह सीधे अर्थ लगाकर अपने जमीन में उसको ट्रांसफर कर देती है, जो भी बिजली ऊपर से गिरती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है दोस्तों। कौन सा अर्धचालक नहीं है निम्नलिखित में से, आपको बताना है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और आर्सेनिक। दोस्तों इसमें से अर्धचालक कौन सा नहीं है, फटाफट से आपको बताना है। अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी से, कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। जर्मेनियम नहीं है, या सिलिकॉन नहीं है, या सेलेनियम नहीं है, या आर्सेनिक नहीं है। चार ऑप्शन है दोस्तों, चार में से फटाफट से आप अपना आंसर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अर्धचालक की। तो दोस्तों अर्धचालक कौन कौन से हैं, ये तो हमें आना चाहिए, जब भी तो हमें पता चलेगा कि अर्धचालक कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक है, और सेलेनियम अर्धचालक हमारा है, और आर्सेनिक हमारा अर्धचालक नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं इन अर्धचालकों की। तो अर्धचालकों का दोस्तों जो प्रयोग होता है दोस्तों अर्धचालकों का, वह किस में होता है दोस्तों। आपकी सिलिकॉन ये लिखा है, तो जो भारत का जो सिलिकॉन वैली है दोस्तों, वह किसको कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है दोस्तों। बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। और अर्धचालक की दोस्तों जो आपकी जो आईसी चिप्स होती हैं दोस्तों, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप होती हैं दोस्तों, उनको भी अर्धचालकों की सहायता से ही बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो अर्धचालक नहीं है कौन सा दोस्तों, आर्सेनिक आपका अर्धचालक नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, दाढ़ी बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों दाढ़ी बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए काम में किसको लिया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दाढ़ी बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दाढ़ी जो बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है दोस्तों, जो शीशा होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, ये आपको बताना है। अवतल दर्पण लगा होता है, या समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। शीशा तो जनरली भाषा में बोल देते हैं कि शीशा लेके आना, शीशा देखना है, या शीशा दिखाना है, या ऐसा कुछ भी है, या शीशा के आगे खड़ा हूँ। शीशा के आगे पोज बहुत लिए जाते हैं आजकल। आधे से ज़्यादा टाइम अगर आपको कुछ कर रहे हो, जैसे कि अगर कुछ आपको अच्छा लगा, तो उसमें शीशे के आगे सामने खड़े होकर बहुत ज़्यादा पोज लिए जाते हैं, फोटो लिए जाते हैं। तो दोस्तों वही शीशा है। अब शीशे को दर्पण कहते हैं, ये आप जान लीजिए सही से कि शीशे को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दाढ़ी बढ़ाने वाला जो दर्पण होता है वह कौन सा होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अवतल दर्पण इसका एकदम राइट आंसर है दोस्तों, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर है। और अवतल दर्पण का जो यूज होता है दोस्तों, वह कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों आप लिख लीजिए, टॉर्च में इसका यूज होता है दोस्तों। किस में होता है, टॉर्च में इसका यूज होता है। दूसरा सर्च लाइट में इसका यूज होता है दोस्तों, सर्च लाइट में इसका यूज होता है दोस्तों। किस में, सर्च लाइट में इसका यूज होता है। तीसरा दोस्तों गाड़ी की जो हेडलाइट होती है दोस्तों, उसमें यूज होता है, हेडलाइट में इसका यूज होता है दोस्तों। किस में होता है, हेडलाइट में इसका यूज होता है। अब बात कर लेता हूँ देख दोस्तों
अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की जो संरचना होती है दोस्तों, इस तरह की संरचना होती है उसकी। किस तरह की संरचना होती है? इस तरह की। उत्तल दर्पण की अगर बात की जाती है तो उसकी जो संरचना होती है दोस्तों, वह इस तरह की संरचना होती है। किस तरह की? इस तरह की संरचना उत्तल दर्पण की होती है। समतल दर्पण दोस्तों एकदम से स्ट्रेट होता है, उसमें कोई भी संरचना नहीं होती है। आपका ये समतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, और ये दोस्तों उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण जो है बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, ये आपको पता होगा। और ये अवतल दर्पण जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दाढ़ी बनाने के लिए जो काम में आता है दोस्तों, अवतल दर्पण काम में आता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, चमगादड़ कितने प्रवृत्त आवृत्ति की चमगादड़ कितनी आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? कितनी आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? ऑप्शन ए है 100 आवृत्ति तक की, ऑप्शन बी 1 आवृत्ति तक, ऑप्शन सी है 1 अवतल लेंस, ऑप्शन डी है 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आवृत्ति तक की तरंगों पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। तो कौन सा इसमें आंसर करेक्ट है दोस्तों? फटाफट से आंसर का कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर है 100 आवृत्ति, 1 आवृत्ति, 10 अवतल लेंस और 1 लाख आवृत्ति तक की चमगादड़ कितनी आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? तो दोस्तों चमगादड़ सुनता है, वो पराश्रव्य तरंगों को सुनता है। और यहाँ पर जब आप आंसर कीजिए, मैं यहाँ पर श्रव्य तरंगों की, अवश्रव्य तरंगों की और पराश्रव्य तरंगों की बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अवश्रव्य तरंगें। कौन सी अवश्रव्य तरंगें? जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। दूसरा आता है दोस्तों श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 से लेकर 20,000 तक की हर्ट्ज की होती है दोस्तों। कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की उसकी आवृत्ति होती है। और दोस्तों अब आती है पराश्रव्य तरंगें। तो पराश्रव्य तरंगें होती हैं 20,000 हर्ट्ज से लेकर आपका 13 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ कितने आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है दोस्तों। पराश्रव्य तरंगें सबसे ऊपर होती हैं, यहाँ पराश्रव्य होती हैं, और यहाँ के बाद दोस्तों ये होती हैं आपकी अवश्रव्य तरंगें होती हैं, और इसके बाद दोस्तों होती हैं आपकी पराश्रव्य तरंगें ये होती हैं, और श्रव्य तरंगें ये होती हैं, और अपश्रव्य तरंगें दोस्तों नीचे होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगें होती हैं, जिन्हें के सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है, और उसको चमगादड़ सुन सकती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए किया जाता है? तो एक जो फ्यूज तार होता है दोस्तों, फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है हानि पहुंचाए बिना उच्च विभव धारा का प्रवाहित करना, ऑप्शन बी है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसकी ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय परिपथ को तोड़ना। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय परिपथ को तोड़ना, जैसे कि आपने दोस्तों स्विच शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है उसको भी देखा होगा। और दूसरा, यदि आपके घर में लाइट है और लाइट हर के घर में होती है, और दोस्तों वहाँ पर आपका जो एक बॉक्स होता है जिसको एमसीबी बॉक्स भी कहा जाता है दोस्तों, दूसरा होता है आपका कट आउट के नाम से उसको बोलते हैं। तो उसमें फ्यूज का तार लगा होता है दोस्तों। क्या लगा होता है? फ्यूज का तार लगा होता है, और जैसे ही धारा परिपथ में अनियमितता या फिर अति ज़्यादा आ जाती है दोस्तों, तो वह तार का जो फ्यूज का जो तार होता है वो ब्रेक हो जाता है दोस्तों। वो क्या हो जाता है? जल जाता है, टूट जाता है, और परिपथ में धारा जाने से रोकी जा सकती है। तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को वह तोड़ देता है, उसी को कहते हैं कि विद्युत का परिपथ टूट चुका है या फ्यूज का तार जल चुका है दोस्तों। तो वही होता है। तो यह इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है कि एक फ्यूज का तार उपयोग के लिए किया जाता है। किसके उपयोग के लिए? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए किस में संचित रहता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अग्नाशय आमाशय में, ऑप्शन सी तिल्ली में, ऑप्शन डी उदर में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों? कि जो मानव शरीर में जो विटामिन संचरित होता है वह किस में संचरित रहता है दोस्तों? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। यदि आप मैथमेटिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर मैथमेटिक्स की भी जो
क्लासेज होती हैं वो बिल्कुल बेसिक से होती हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, नहीं आता है तब भी आप उसको करने लगोगे। यदि एक बार आप मैथमेटिक्स की क्लासेस देखोगे तो उसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया जाता है। दूसरा दोस्तों, आगे आने वाले कुछ समय में मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनको चलाने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले जो सीरीज होगी उसका और आने वाले सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। 7 बजे आपको यहाँ पर सीरीज लेकर आ जाते हैं। ये हमारी 20 सीरीज है और आज इससे पहले भी 19 सीरीज मैं करा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको जरूर देख लें दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना था, यकृत में है, आमाशय में है, तिल्ली में है या उदर में है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यकृत। यकृत इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए एकदम सही है। अब दोस्तों ये विटामिन ए की बात यहाँ आती है, तो विटामिन ए होती क्या है? तो विटामिन ए का जो नाम होता है दोस्तों वह रेटिनॉल होता है दोस्तों। क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का नाम होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। और ये क्या है दोस्तों? ये वसा में घुलनशील है दोस्तों। क्या है? वसा में घुलनशील है दोस्तों, घुलनशील है, घुल घुल जाती है, वसा में घुल जाती है दोस्तों ये। और दोस्तों इसके जो स्रोत होते हैं दोस्तों वह गाजर होती है। गाजर विटामिन ए का स्रोत होती है। पालक होता है दोस्तों, पालक भी विटामिन ए का स्रोत होता है। और दोस्तों लिवर होता है, लिवर भी विटामिन ए का स्रोत होता है। आम होता है दोस्तों विटामिन ए का स्रोत। शकरकंद होती है दोस्तों, शकरकंद होती है दोस्तों, शकरकंद विटामिन ए का स्रोत होती है। अंडा होता है दोस्तों विटामिन ए का स्रोत, अंडा भी विटामिन ए का स्रोत होता है। और पपीता भी विटामिन ए का स्रोत होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। कितने थे दोस्तों? 25 क्वेश्चन, जो कि 10 आपके जीएस से रिलेटेड थे, 15 आपके साइंस से रिलेटेड थे। और साइंस के क्वेश्चंस में काफ़ी अच्छा जो है करने में भी आनंद आता होगा दोस्तों, क्योंकि ये जनरल रिलेटेड रहते हैं हमारे जीवन से। तो दोस्तों 25 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल शाम 7 बजे, देखना ना भूलें। सेम सीरीज आएगी आपकी और क्लास होगी 21। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।